ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक, मैंने 1 जुलाई से 1 माह के लिए बैरून मुल्क छुट्टी ले रखी थी। मेरा इरादा था कि मैं अपना रख्त सफ़र अपनी पीठ पर लादूंगा और अमरीकी सयाहों की तरह कई मुल्कों की खाक छानता हुआ बरास्ता अफ़गानिस्तान और तुर्की यूरोप पहुंचूंगा और वापसी पर ज़ायदान के रास्ते कोयटा पहुंचूंगा और सफ़र के दौरान तजर्बात की जो पूंजी इकट्ठी करूंगा उसे सफ़रनामे की शक्ल में शाया करके सफ़र का खर्च पूरा करूंगा। मेरा प्लान ऑपरेशन फेयर प्ले से कुछ कम ना था। वीज़ा देने में अफ़गान सिफारत खाने ने देर कर दी, फिर भी मैंने एहतियातन रावलपिंडी से काबुल तक GTS पर अपनी सीट बुक करा ली। 2 थैले, एक भारी और एक हल्का, कपड़ों, जूतों, किताबों, कैमरे और फिल्मों से भर लिए। 4 जुलाई को अफ़गान सिफारत खाने दोबारा गया। इन्होंने कहा अगरचे वादा आज का था लेकिन एक मजबूरी की वजह से 1 दिन की ताख़ीर हो गई है। आप कल सुबह 10 बजे वीज़ा ले जाएं। इस 1 दिन की ताख़ीर ने मेरी ज़िंदगी की राह बदल दी। मैं हस्ब मामूल 4 जुलाई की रात को 11 बजे के करीब सोया। सफ़र के मुतालिक जितने ख्वाब दिन के वक्त देखता था एक एक करके रात को सताने लगे। मैं कभी तुर्खम पहुंचा हुआ हूं तो अफ़गान हुक्काम मेरे कागजात में कीड़े निकाल रहे हैं। कभी अफ़गानिस्तान और ईरान की सरहद पार कर रहा हूं तो अफ़गान सिपाही मेरे सामान की तलाशी ले रहे हैं। कहीं रास्ते में पोटली सरहाने रख कर सोया हुआ हूँ तो जागते वक्त गायब है। कहीं यूरोप के किसी शाहरा पर एक हसीना से मुलाकात हुई है तो वो वादा फर्दा करके चली जाती है। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। रिसीवर उठाया तो जनरल ज़ैवलक के प्राइवेट सेक्रेटरी ब्रिगेडियर खावर लतीफ़ भट्ट बोल रहे थे। वो तो नॉर्मल हालात में भी ऐसी भबक से बोलते थे कि शरीफ इंसान हड़बड़ा उठता था। अब तो रात को 1 बजे हंगामी सूरत हाल में फ़ोन कर रहे थे। मेरी आवाज़ सुनते ही भड़क मारने के अंदाज में बोले, ओए बाबा याद कर रहा है तुझे, जल्दी पहुँचो। सच्ची बात यह है कि मुझे तो क्या मेरे फरिश्तों को भी खबर ना थी कि मेरी पहली गैर मुल्की छुट्टी को खटाई में डालने के लिए किसी ने तीसरा मार्शल्ला लगा दिया है। मैंने नींद ख्वाबदी के आलम में कहा, मैं नहीं समझा किस बाबे की बात कर रहे हो। उसने पहले से भी बड़ी भड़क मार कर कहा, मालूम होता है तुम अभी तक सोए हुए हो। वर्दी पहनो और GHQ में चीफ को रिपोर्ट करो। मैंने घड़ी देखी, 1:05 हुए थे। वर्दी पहनी, अपनी सफ़ेद रंग की पुरानी डाटसन गाड़ी निकाली जो चमकती चांदनी में बिल्कुल नई लग रही थी। मैं उन दिनों अयूब पार्क के पीछे गुलिस्तान कॉलोनी में रहता था। GHQ को रास्ता प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास से गुजरता था। जो ही मैं इस अहम मुकाम के करीब पहुंचा तो फ़ौजी पहरेदारों ने मुझे रोक लिया। ये फ़ौजी प्राइम मिनिस्टर हाउस के मुस्तकिल पहरेदार नहीं थे, इस रात की कार्रवाई के लिए बाहर से आए थे। मैं मसले की संगीनी को ना समझ सका क्योंकि उस वक्त तक आम ख्याल ये था कि जनरल ज़िया वज़ीर आज़म के इतने वफ़ादार हैं कि वो अवामी राय के बावजूद ये इंतहाई कदम नहीं उठा सकेंगे। ये ज़रूर वज़ीर आज़म साहब का माशाअल्लाह होगा जिसने अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए फ़ौज को इस्तेमाल किया है। लेकिन जिस तरह बलोच रेजिमेंट के एक लेफ्टिनेंट कर्नल रिवाल्वर तान कर मेरी तरफ बढ़े, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मामला गंभीर है। इन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर निकलने और अपनी शनाख्त कराने का हुक्म दिया। मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के बगली दरवाजे के पास दागदार चांदनी में गाड़ी पार्क की और बाहर निकलकर सड़क पर खड़ा हो गया। कर्नल साहब को शनाख्ती कार्ड दिखाया लेकिन उनकी बेमुरवती में कोई फ़र्क ना आया। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह मुझे फ़ोन आया है और मुझे फ़लाँ बाबे को बिला ताख़ीर रिपोर्ट करना है। उन्होंने कहा, जिस बाबे का तुम हवाला दे रहे हो उसी बाबे का हुक्म है कि यहाँ से कोई चरिंद परिंद, गाड़ी, घोड़ा वगैरह ना गुजरने पाए। मैंने उन्हें बड़ी दलीलें दी लेकिन वो कायल ना हुए। थोड़ी दूर एक फ़ौजी जीप खड़ी थी जिसमें वायरलेस सेट लगा हुआ था जिसकी टिक टिक की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कर्नल साहब से कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने दोस्त ब्रिगेडियर वड़ाइश से बात कर लूँ। वो तो हमारे इमाम हैं। फ़ौज में हंगामी हालात में कमांडार को इमाम कहते हैं।
میں نے کہا جی ہاں آپ کے امام ہیں اور آگرہ جیل کے دنوں میں ان کا مقتدی ہوں۔ وہ خاصے سہم گئے اور اپنے امام سے بات کروا دی۔ یوں مجھے اذن رخصت مل گیا۔ ذرا آگے بڑھا تو پرائم منسٹر ہاؤس کے مین گیٹ کے پاس FF ریجیمنٹ کی ایک پارٹی نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے بھی FF ریجیمنٹ کی وردی پہنی ہوئی تھی، اس لیے ان کا رویہ ذرا ہمدردانہ تھا، لیکن سیکورٹی کے معاملے میں وہ بھی کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ میرے اور ان کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے کہ اتنے میں ان کے میجر صاحب ادھر آ نکلے۔ میجر حشمت جو کیمپ 44 آگرہ میں میرے ساتھ رہے تھے، دور سے اپنے سپاہیوں پہ گرجے، اوئے تم نے سر کو روک رکھا ہے۔ پھر خود آگے بڑھے، سلوٹ کیا، معافی مانگی اور مزید ایک سلوٹ کے جلوہ میں مجھے رخصت کیا۔ میں GHQ پہنچا تو رات کے 1:30 بجے بھی دن کا سماں تھا۔ تیز روشنی میں لوگ بیٹھے تھے۔ ہمارے ڈائریکٹر ایک بغلی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جاتے ہی بابا کے سامنے پیش ہو گیا۔ وہ بڑے پرسکون لگ رہے تھے، بڑے تحمل سے بولے کارروائی کا تو تم نے سن لیا ہوگا، صدیقی صاحب سے مل کر ایک پریس نوٹ بنا لو جو صبح صبح ریڈیو کے پہلے بلیٹن میں نشر ہونا چاہیے۔ پھر ایک تقریر لکھنی ہے جس کا مسودہ جنرل عارف تیار کر رہے ہیں۔ اس تاریخی واقعے کے متعلق یہ میری کل بریفنگ تھی۔ میں اس سے فیضیاب ہو کر DPR کے پاس چلا گیا۔ ہم وہاں بیٹھ کر انگریزی CD کرنے لگے۔ اس حساس کام میں ہمیں فوج کے قانونی ماہرین اور حکومت پاکستان کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری کی رہنمائی بھی حاصل تھی۔ سارا پریس نوٹ چند سطروں پر مشتمل تھا، لیکن ایک سطر اور ہر سطر کا ایک لفظ تولا جا رہا تھا۔ دن چڑھے، تقریر کا مرحلہ آیا۔ میں جنرل عارف کے پاس گیا۔ وہ پہلے ہی انگریزی زبان میں مکمل تقریر ٹائپ کروائے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے بیٹھ کر اس کا ترجمہ کرو۔ میں ترجمہ کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ بھی مشکل ایک صفحہ کا ترجمہ کر سکا تھا۔ اتنے میں جنرل ضیاء نے ہم دونوں کو طلب فرمایا اور پوچھا تقریر میں کیا دیر ہے؟ جنرل عارف نے میری طرف دیکھا۔ میں نے سارے صفحے سامنے کر دیے اور کہا ایک صفحے کا ترجمہ کر لیا ہے، 4 صفحے باقی ہیں۔ کہنے لگے چھوڑو ترجمے کو، خود تقریر لکھو۔ عرض کیا کبھی لکھی نہیں۔ فرمانے لگے جو شخص 300 صفحے کی ہمہ یارہ دوزخ لکھ سکتا ہے وہ آدھے گھنٹے کی تقریر بھی لکھ سکتا ہے، کوشش کرو۔ چنانچہ میں نے کوشش کی اور تقریر 11 بجے کے قریب جنرل چشتی، جنرل عارف اور چند دوسرے سینئر افسروں کی موجودگی میں جنرل ضیاء کے سامنے رکھی۔ انہوں نے سرخ مارکر کے ساتھ اپنے ہاتھ سے اس میں اصلاح کی الیکشن سے متعلق تقریر کے حصے میں مختصر سی بحث ہوئی اور یوں اسے حتمی طور پر اپنا لیا گیا۔